देशवासियों को मेरा नमस्कार। कल का भारत एपिसोड का पहला भाग आपको चर्चा के लिए दिया था। आज मैं उस कल के भारत को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको कोरोना का भविष्य बताया था और राजनीति की बात निकल आई थी। राजनीति की बात में यदि बात की जाए तो सबसे पहले कोरोना की टेस्टिंग और टेस्ट किट की बात करते हैं। ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट की बात करते हैं। 9 अप्रैल को हमारे देश में कोरोना के टेस्ट केवल 1.25 लाख थे और एक महीने में अर्थात 9-10 मई तक यह आंकड़ा 12 गुना होकर लगभग 15 लाख टेस्टिंग तक पहुंच गया। मेरी जानकारी के अनुसार चाइना से सबसे पहले लगभग 5.5 लाख किट इंडिया पहुंची थी। किसी इंडियन कंपनी की मार्फत उसे सरकार ने खरीदा और इनकी रेट को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था। खैर, मैं इस वक्त ना तो घोटाले जैसे शब्दों पर जाना चाहता और ना ही भारत के लोकतंत्र की राजनीति पर, जहां हर व्यक्ति को कुछ भी कहने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जहां परंपरा के अनुसार विपक्ष सत्ता पक्ष के हर अच्छे बुरे काम में टांग खींचता चला आ रहा है। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि चाइना किट की क्वालिटी खराब और गलत रिजल्ट आने के कारण वो ऑर्डर कैंसिल हुए थे। कुछ किटें वापस गई थीं, कुछ बदल कर आईं, कुछ एक्सचेंज होकर आईं, कुछ किटें अन्य देशों से भी खरीदी गई। शायद इसके पक्के कुछ सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी खैर छोड़िए। हमारा देश आज तक इस संक्रमण की टेस्टिंग की परफॉर्मेंस को जितना अंजाम दे पाया है मैंने आपको बताया। और इस पास्ट परफॉर्मेंस के विश्लेषण देखकर अगर विश्लेषण किया जाए, जिस प्रकार म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में करते हैं, कि जब हम लगभग 45 दिनों में 15 लाख टेस्ट कर सकते हैं तो 137 या 135 करोड़ भारतीयों के टेस्ट हम इसी स्पीड से चलते रहे तो कितने दिन में कर पाएंगे? ये साधारण गणित का सवाल है और आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 135 करोड़ टेस्ट करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि जब तक वैक्सीन और कोरोना की अन्य दवाएं, इफेक्टिव दवाएं विकसित हो जाएंगी। अब हम यह मानकर चलते हैं कि अगले 2-3 साल में हमारा देश फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगा। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वित्त मंत्री इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी रुकी हुई आर्थिक गतिविधियों को अपने राहत पैकेज से उसको गति दे सकें, उसको एक नया आयाम दे सकें। अगर हमारा देश चलने लगा तब हमारा देश कैसा होगा, उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। भारत के हर प्रदेश में, हर जिले में, शहर में, गाँव में, गलियों में, जगह जगह चौराहों पर सैनिटाइजर्स टनल बनी होंगी, जिनमें से गुजरने पर आप ऑटोमेटिक सैनिटाइज हो जाएंगे। जगह जगह साबुन से हाथ धोने के लिए सुविधाएं होगी। पहले ये सब सुविधाएं सरकार की तरफ से की जाएंगी और बहुत कम जगहों पर होंगी जो सरकार द्वारा संचालित होंगी, जैसे रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस अड्डों और बाकी शहरों और जिलों के महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, ऐतिहासिक स्थानों पर। जहाँ जहाँ संभव होगा, जहाँ जहाँ सरकार को ऐसा लगेगा कि वहाँ भीड़ ज़्यादा आती है, वहाँ ऐसी सुविधाएं मुफ्त देने का सरकार प्रयास करेगी। और इसके लिए सैनिटाइजर्स टैक्स सेस भी शायद सरकार लगा दी। हो सकता है ये सैनिटाइजर सेस हवाई टिकट, रेलवे टिकट, बस टिकट और जहाँ जहाँ संभव होगा सरकार लगाने में पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि हर काम में पैसा तो खर्च होता ही है। उसके बाद भी यदि सरकार इसे चलाने में असमर्थ नजर आई तो फिर इसे ऐसी सुविधाओं को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा और इन्हें पे एंड यूज में बदल दिया जाए।
सरकार के नाकाम हो जाने के बाद जो हमेशा होता आया है, प्राइवेट स्तर पर ये सुविधाएं आरंभ हो जाएंगी। ज्ञातव्य हो कि सरकारें देशवासियों को स्वच्छ शौचालयों और मूत्र घरों की सुविधा उपलब्ध न करा सकी है, तभी सुलभ जैसी संस्थाओं ने देश भर में सुलभ शौचालयों को बनाकर उस सुविधा को नागरिकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह की कोई संस्था सुलभ सैनिटाइजर टनल बनाई जाएंगे, उन पर पे एंड यूज लिखा हो। हाथ धोने में जो भी हाथ धोने के सेंटर्स पर पे एंड यूज लिखा होगा और इसके लिए कीमत जनता को ही चुकानी होगी। हर हाल में कीमत हर चीज़ की जनता को ही चुकानी होगी जो अब तक चुकाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी सुविधाएं जनता को दी जाएगी उसकी कीमत जनता से वसूली जाएगी। स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो नामक अभियान के तहत ये सुविधाएं चलाई जा सकती हैं, ताकि आगे भविष्य में अचानक आने वाले ऐसे किसी भी प्रकार के संक्रमण से हम आसानी से लड़ सकें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के एपिसोड में आपको कल के भारत की एक नई तस्वीर के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार।